नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। ये जो बुक है इसके एमसीक्यूज 2000 प्लस हैं, उनको हम इस सीरीज में वीडियोस के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। इस बुक में कंटेंट भी है चैप्टर वाइज, शॉर्ट नोट के फॉर्म में पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। ज्यादातर स्टेट्स के सिलेबस को एनवीएस, केवीएस, DSSS, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, यूपी, इन सब के सिलेबस को ये कवर करती है पीजीटी के एग्जाम्स में, कॉमर्स के में जो पूछा जाता है। बिजनेस स्टडीज को भी और अकाउंटेंसी दोनों ही पोर्शन इसमें कवर्ड है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी उतना एरिया है जितना पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना ज्यादातर होती है। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वो भी शामिल है। एमसीक्यूज में भी पूरा कवरेज है, बिजनेस स्टडीज का भी, अकाउंटेंसी का भी, और इको और स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और ये जो बुक है अवेलेबल है, ये ऑनलाइन अमेजोन पे, वहीं से इसको आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को लेकर के इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, पूंजीगत और आयगत व्यय में अंतर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। पॉज करके आप आराम से पढ़ लें, देखें चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे नई बिल्डिंग, नया प्लांट, नया फर्नीचर, नई मशीन, इससे क्षमता बढ़ती है। Whereas revenue expenditures incurred to maintain earning capacity, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। जैसे प्लांट है हमारे पास ऑलरेडी, उस प्लांट में हम नॉर्मल रिपेयर कराएं, बिल्डिंग में नॉर्मल रिपेयर कराएं, हम सैलरी दें लोगों को, वेजेस दें, रेंट दें, ये सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कैपेसिटी को तो नहीं बढ़ाते बट अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। इनको हम करते रहेंगे तो हमारी अर्निंग चलती रहेगी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यह बताना है। चार स्टेटमेंट है, चारों को रीड कर लें। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें नॉट ट्रू ही पूछा था जो ट्रू नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सही है। बुक कीपिंग एक आर्ट है और साइंस है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है सर्टेन सेट ऑफ बुक्स में, बुक कीपिंग में ये काम होता है। बुक कीपिंग एक मेथड है अकाउंट्स बुक में रिकॉर्डिंग करने का। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। गिवन ऑप्शंस में से चारों को चेक करें। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कीप करेक्ट इन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मकसद होता है सही रिकॉर्ड रहे और पूरा रिकॉर्ड रहे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का अकाउंट की बुक्स में। यही मेन मकसद होता है बुक कीपिंग का, यानी कि पुस्त पालन का। तो बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में चारों जो स्टेटमेंट है टॉपिक्स है इनको पढ़ें, देखें कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोथ बी एंड सी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। सही बात है, क्योंकि बुक कीपिंग होने पे ही अकाउंटिंग कर पाएंगे हम, और अकाउंटिंग होगा तो ही बुक कीपिंग का कोई रेलिवेंस है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग का काम समाप्त हो जाता है तो वहीं से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बी और सी सही है, जबकि ए जो है ये
सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, अनट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम, पारंपरिक लेखा प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, उसकी पहचान करनी है। बाकी जो तीन है वो विशेषता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम की, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इट कंसीडर्स इन्फ्लेशन। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है अकाउंटिंग का वो हिस्टोरिकल सिस्टम है, इन्फ्लेशन को वो कंसीडर नहीं करता है, ये एक नई अवधारणा है इन्फ्लेशन। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये हिस्टोरिकल है नेचर में, सही बात है। ये करंट रेवेन्यू को मैच करता है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, ये भी सही बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो एसेट की वैल्यू में जो इंक्रीज होता है उसको आमतौर पे कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट है ओइंग ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड। व्यवसाय के जो ओइंग होते हैं, देयता होती है, बकाया होते हैं, उनको क्या कहते हैं, यह पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लायबिलिटीज। बिजनेस की जो ओइंग रहती है उनको लायबिलिटीज कहा जाता है, देयताएं कहा जाता है, दायित्व। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर। जनरल प्रिंसिपल्स रिपोर्टिंग के क्या होते हैं, रिपोर्टिंग के सामान्य सिद्धांत क्या है यह बताना है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है, सूचनाएं दी जाती हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं रिपोर्टिंग के, सामान्य प्रिंसिपल गाइडलाइन होते हैं जो गाइड करते हैं किसी विषय से रिलेटेड। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिव 3 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आर। लेखांकन चक्र के 3 चरण क्या है। तो 3 स्टेजेस सीक्वेंस में यहाँ पे पहचान करनी है, कौन सी सीक्वेंस में है बस उसको बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। प्राइमरी बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्डिंग का काम होता है, देन क्लासिफिकेशन का काम होता है लेजर में, देन समरी का काम होता है ट्रायल बैलेंस में, P&L और बैलेंस शीट में। तो ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे गैप इज द एक्रोनिम फॉर। गैप इनमें से किसका एक संक्षिप्त रूप है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अ कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। अकाउंटिंग का वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जो ये मानकर चलता है कि जो व्यावसायिक संस्था है वो नियर फ्यूचर में ना तो बंद होने वाली है ना ही वो बिकने वाली है संस्था। तो इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है इसके बारे में, यानी कि सही जवाब कौन सा है जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, जिसका डिस्कशन यहाँ पे है इस क्वेश्चन में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू व्यवसाय अवधारणा से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है एज पर डैश अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इनमें से एक ऐसा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात हो रही है कि अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स पर्सनल अफेयर। जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, उनके पर्सनल मामलों से बिजनेस को हमेशा अलग रखा जाता है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस बात को बताता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या केवल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इज डील्ड विद इन। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे जो टैक्सेस लगते हैं उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डील होती है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। AS 22 रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम से। नेक्स्ट है वाइल ट्रीटिंग फंड्स, जब कोषों को ट्रीट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं कोषों का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि डैश
कौन सा मेथड इनमें से रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू को एट द पॉइंट ऑफ सेल इन एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड? कौन से मेथड की बात हो रही है जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है जब सामान सेल होता है तब, और एक्सपेंसेस को जब वो वाकई में इनकर होते हैं कोई खर्चे, तब उनको रिकॉग्नाइज करता है? ये कौन से मेथड की, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है एक्रूअल मेथड। अकाउंटिंग के दो मेन मेथड या बेसिस होते हैं, एक्रूअल और कैश। तो जो एक्रूअल बेसिस होता है उसमें हम इस बात को देखते हैं कि वाकई में जब खर्च इनकर हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू जब कोई सेल हो रही है तब उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। कैश कब मिलेगा या कब पे करेंगे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हिंदी वाले हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, which one of the following is not a transaction as per accounting principles? accounting principles के मुताबिक इनमें से कौन सी accounting की ट्रांजैक्शन नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विद डिसूजा इन कंपनी फॉर वर्थ ₹10,000। 10,000 रुपए का ऑर्डर दिया है मिस्टर एक्स ने डिसूजा को। तो केवल ऑर्डर देने की कोई अकाउंटिंग में एंट्री होती नहीं है। अकाउंटिंग में एंट्री तभी होती है जब कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, और ट्रांजैक्शन अकर तब होती है जब अकाउंट्स में मेंटेन किए जाने वाले जो अकाउंट्स होते हैं उनमें कोई अंतर आता है। अंतर आता है मतलब कोई एसेट या लायबिलिटी घटे या बढ़े, या कोई इनकम या एक्सपेंस घटे या बढ़े, केवल तभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाती है और उसी की रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट, the appearance of a contingent liability in the footnote of a company's balance sheet is a result of dash accounting principle। कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक बैलेंस शीट में फुटनोट में कंटिजेंट लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में हिंदी में भी देख सकते हैं। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, प्रकटीकरण, वो ये कहता है कि जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दिखनी चाहिए। अगर वो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं तो उनको फुटनोट की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 लेखा मानक 20 का विषय क्या है यह बताना है, वो किससे रिलेटेड है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ES 20 जो है वो EPS से रिलेटेड है, और इंड AS 33 EPS से रिलेटेड है। तो ES 20 और इंड AS 33। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ES 14 इज रिलेटेड विद। ES 14 किससे रिलेटेड है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अमैलगमेशन। अमैलगमेशन से रिलेटेड है ES 14। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एज पर द। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट जो बनाया जाता है, डूबत ऋण के लिए प्रावधान, वो बनाया जाता है कौन से कॉन्सेप्ट के मुताबिक यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर उनकी संभावना है तो उनको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, और अगर कोई इनकम की संभावना है तो उसको नहीं दिखाना चाहिए। अल्टीमेट पर्पज ये रहता है कि प्रॉफिट किसी भी फॉर्म में बढ़ चढ़ करके ना दिख जाए, कम दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, सुरक्षित खेलने की नीति। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय ओनर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट के मुताबिक पर्सनल एक्सपेंसेस जो ओनर के अपने खुद के पॉकेट से होते हैं वो अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, जो उसके पर्सनल खर्चे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट इस बात पे जोर देता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है
कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और ओनर का पर्सनल पॉकेट से कुछ आता जाता है तो वो बिजनेस का नहीं है, इसलिए बिजनेस की बुक्स में उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस के अकाउंट्स अलग बनेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इज नोन एज। प्लेइंग सेफ की पॉलिसी के आधार पे कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यह बताना है। ऑलरेडी अभी पिछले एक क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादी अवधारणा। नेक्स्ट, a sole proprietor decided to use the same bank account for his personal affairs or his business। मतलब एक सोल प्रोप्राइटर है, जिस अकाउंट को वो अपने पर्सनल कामों के लिए यूज करता है, वो सोचता है कि बिजनेस के लिए भी उसी को यूज हम कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। यहाँ पे लेखांकन के कौन से सिद्धांत का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन जी, ऑप्शन सी एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इसलिए अकाउंट्स भी दोनों के अलग अलग होने चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। दरअसल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो मकसद होता है प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना, और वो तभी चल सकता है जब एक्सपेंसेस और इनकम का हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट मैचिंग ये कहता है कि जिस पीरियड से रिलेटेड हम एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं उसी पीरियड से रिलेटेड इनकम भी लिखेंगे, ताकि उनका पीरियड मैच करें तो सही प्रॉफिट उस पीरियड का हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ appending notes regarding contingent liabilities in accounting statement is in pursuant to। हम बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में जो नोट लगाते हैं साथ में कंटिजेंट लायबिलिटीज वगैरह के लिए, ये कौन से कॉन्सेप्ट के मुताबिक है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन। कौन से केस में कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एप्लीकेबल होगी, यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में चार ऑप्शन चेक करें। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन या इवेंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसको अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मनी में मेजरेबल है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। बाकी जो एक्टिविटीज हैं इनको मनी में मेजर करना संभव नहीं है, इसलिए इनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो इनमें से किनका आधार बनता है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। अब क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा, तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं बहुत लंबे समय तक, इसलिए हम हर साल यानी कि पीरियोडिकली प्रॉफिट निकालते हैं। और जब पीरियोडिकली प्रॉफिट निकालेंगे तो ऐसी एसेट जो लंबे समय तक चलेंगी उनका हम उस पीरियड का डेप्रिसिएशन लगा करके उस पीरियड का खर्चा मान लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेट्स टू अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। कौन सा ईएस फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ईएस 10। हालांकि इस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है
इसका नाम चेंज हो चुका है और अब इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, the practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statement is in pursuant to, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड पोस्टुलेट। अकाउंटिंग पीरियड जो कॉन्सेप्ट है या पोस्टुलेट है या प्रिंसिपल है, कुछ भी कहो, इनमें से उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमें पहचान करनी है कौन सा इससे रिलेटेड सही स्टेटमेंट है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये सजेस्ट करता है कि कंपनीज को प्रिपेयर करने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक टाइम इंटरवल, एक निश्चित टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, इवन दो द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी में बी इनकम्प्लीट, चाहे ऑपरेटिंग साइकिल उस एक्टिविटी की कंप्लीट ना हो, फिर भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर, कौन से कॉन्सेप्ट के मुताबिक ओनर को भी क्रेडिटर माना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम मेजर की जाएगी किस आधार पे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा के आधार पे इनकम को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, अ ट्रेडर ट्रांसफर्स 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व, एक व्यापारी अपने प्रॉफिट का 20% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो, कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पे वो ऐसा करता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म की अवधारणा ही यही है, तो रूढ़िवादी तरीके से सेफ प्ले करने के तरीके से चला जाता है, इसलिए संस्था को प्रॉफिट जो होते हैं उनका एक निश्चित हिस्सा जर्नल रिजर्व में रख लेते हैं कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी आ जाएगी तो वहां पे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, ट्रांजैक्शंस को डुअल एस्पेक्ट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा या दोहरा प्रविष्टि प्रणाली। नेक्स्ट इज वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट, ऐसा वाउचर जिसको हम तैयार करें मल्टीपल डेबिट किसी एंट्री में हो और मल्टीपल क्रेडिट हो, दो या दो से ज्यादा डेबिट हो रहे हो, दो या दो से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हो, तो ऐसे वाउचर को क्या बोला जाता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स वाउचर, इसको कॉम्प्लेक्स वाउचर बोला जाता है। अगर एक तरफ मल्टीपल डेबिट हो और एक तरफ सिंगल क्रेडिट हो तो कंपाउंड वाउचर होता है, या मल्टीपल क्रेडिट हो सिंगल डेबिट हो, या मल्टीपल डेबिट हो तो सिंगल क्रेडिट हो। जब ऐसा केस हो मल्टीपल वर्सेस सिंगल तो कंपाउंड वाउचर, जब दोनों ही मल्टीपल वर्सेस मल्टीपल, डेबिट भी ज्यादा हो क्रेडिट भी ज्यादा हो तो कॉम्प्लेक्स वाउचर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, इनमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। दरअसल नॉमिनल अकाउंट्स के ईयर एंड में कोई बैलेंस नहीं बचते हैं, कोई बैलेंस नहीं बचते हैं, ये एक पहचान होती है, वो पूरे के पूरे P&L में जाकर के ट्रांसफर होकर के बंद हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं बचेगा ईयर एंड में। लेकिन जो एक्रूड इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, प्रीपेड इंटरेस्ट है, इन सब के आप देखेंगे कुछ बैलेंस बच जाते हैं, ये होते ही बैलेंस है जब इंटरेस्ट का कोई बैलेंस है। अगर वो एक्रू है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड है तो एक्रूड बोल देते हैं उसको। अगर हमने
जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। प्रीपेड हमने एडवांस दे दिया तो उसको प्रीपेड बोलेंगे। इन सभी केसेस में कुछ ना कुछ बैलेंस बचता है, या तो नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। जो भी केस हो, बैलेंस जब बच गया तो इसका मतलब है नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जिनका बैलेंस ईयर एंड पे बचता ही नहीं है, या तो लॉस होते हैं पूरी तरह से या एक्सपेंस होते हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप पीजीटी कॉमर्स के लिए किसी भी स्टेट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया हुआ और उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए, या अकाउंटेंट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब में ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही मदद करने वाली होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।